नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूँ फायदे की बात। दोस्तों, कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है। मतलब जैसे ही ये न्यूज़ आया कि इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, उसके बाद मार्केट काफ़ी गिरा। कुछ 150 से ज़्यादा पॉइंट गिर गया और उसके बाद काफ़ी सेल ऑफ हुआ था और उसके बाद शाम तक वापस मार्केट ऊपर आने लग गया। जैसे ही इलेक्शन की न्यूज़ आने लग गया कि इलेक्शन में वोटर टर्नआउट अच्छा आया है और इलेक्शन इस बार अच्छा जा रहा है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट वापस उठने लग गया और शाम तक बीएसई सेंसेक्स 599 पॉइंट्स ऊपर था। तो दोस्तों, मार्केट में अभी बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत वॉलेटिलिटी है, राइट। और इस टाइम पे मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट टर्म पोजीशंस मत बनाइए। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कि भैया आज खरीदा परसों बेच दिया, इससे थोड़ा सा बचें क्योंकि आपका लॉस हो सकता है। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके अगर इस टाइम पे चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी स्टॉक प्राइसेस अच्छे अफोर्डेबल रेट पे मिल रहे हैं। तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर चलेंगे कि भैया अभी खरीद लेंगे और हम बाद में इसको यूज करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। बहरहाल, कल मैंने जैसे बोला था, डिफेंस स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है कल। इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे भारत डायनामिक्स हो, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका देख लीजिए सोलर इंडस्ट्रीज जिसका मैंने एनालिसिस किया था बस वो, और तनेजा एरोस्पेस, ये सब कल बहुत अच्छा कर रहे थे। डिफेंस स्टॉक्स कल बहुत जबरदस्त ऊपर आए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बोला था, मेटल स्टॉक्स भी ऊपर थे। हालांकि कल वेदांता डाउन था, कुछ कुछ मेटल स्टॉक्स डाउन थे, बट ज्यादातर ओवरऑल पॉजिटिव था और निफ्टी मेटल भी कल ऊपर गया है। इसके अलावा दोस्तों, पावर सेक्टर मिक्स्ड रहा है। कुछ कुछ कंपनीज डाउन थे, कुछ कुछ अप थे। तो वॉलेटिलिटी की वजह से ये सब चीजें हो रही है इस टाइम पे दोस्तों। मुझे जो लग रहा है कि एक मेजर वॉर तो नहीं होगा, बट हाँ, ये झड़पें होती रहेंगी इसराइल और ईरान के बीच में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, क्योंकि ईरान और इसराइल आसपास नहीं है, बीच में दो तीन मुल्क और आते हैं। और दोस्तों, ये अभी तक एरियल अटैक कर रहे हैं मिसाइल या ड्रोन के जरिए। मुझे नहीं लगता ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट हाँ, इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पे कुछ टाइम तक रहेगा। खैर, कल एक और जो न्यूज आई थी दोस्तों, वो थी इलेक्शन की। कल इलेक्शन स्टार्ट हुआ है और ये 7 फेज इलेक्शन है और आपको जैसे पता है कि 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। इस बार का इलेक्शन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार 98 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। खैर, तो इस टाइम पे दोस्तों, हम अगर उन स्टॉक्स पे फोकस करें जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट के वादों से रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ही आएगी। बट ज्यादातर न्यूज चैनल और ज्यादातर ओपिनियन पोल्स जो आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही आ सकती है दोबारा। और इनका जो मैनिफेस्टो है दोस्तों, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ये स्टॉक्स अभी खरीदें और इलेक्शन तक का वेट करें, तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करना चाहती है। वो 4 करोड़ घर बनाना चाहती है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। सिमिलरली, उनका एक बोल्ड प्लान है कि वो पाइप्ड गैस पहुंचाना चाहती है हर घर तक। वो कहता है कि हम सिलेंडर खत्म कर देंगे, हम कुछ सालों बाद गैस पाइप के जरिए ही आएगा। तो सिमिलरली, साफ पानी हर जगह पहुंचाना, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाना नलकी के जरिए, ये सब इनके पोल में है। तो इसी में से आज मैं एक सेक्टर पकड़ता हूँ दोस्तों, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का सेक्टर। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर काफी टाइम तक डाउन रहा, उसके बाद ये धीरे धीरे अप आने लग गया। फिर कोविड आ गया और कोविड के टाइम में रियल एस्टेट कंपनीज को काफी लॉसेस हुई, क्योंकि उनके पास उनके प्रोजेक्ट्स बंद पड़े थे काफी टाइम तक और उनको सही से फाइनेंस मिल नहीं रहे थे। इस वजह से काफी प्रोजेक्ट्स को नुकसान झेलना पड़ा एंड इस वजह से इस सेक्टर में काफी स्लो डाउन रहा। हालांकि लास्ट ईयर से अब इस सेक्टर में धीरे धीरे वापस ग्रोथ आना शुरू हुआ है और इस साल कह रहे हैं कि रियल एस्टेट वापस ग्रो करेगा, क्योंकि
एक तो लोगों की रेसिडुअल इनकम बढ़ी है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ऊपर से दोस्तों अभी भी लोन की रेट्स और ये सब काफी कम है, तो लोग अब घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और जो बैकलॉग था, जो यूनिट्स नहीं बिके थे, वो अब काफी हद तक बैकलॉग क्लियर हो चुका है। इसलिए रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम आने वाले दिनों में फोकस कर सकते हैं। अब रियल एस्टेट में दो चीजें आती हैं दोस्तों, एक तो रियल एस्टेट कंपनीज आती है जो कि घर बना रहे हैं, और एक है रियल एस्टेट फाइनेंस कंपनीज, यानी वो कंपनीज जो आपके घर के लिए, आपके अफोर्डेबल हाउसिंग हो चाहे कोई भी हाउसिंग हो, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो पैसा देती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस का, जिसमें बहुत सारी कंपनीज है, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, कैनफिन होम है। तो ये को अफोर्डेबल रेट पे हाउसिंग का लोन प्रोवाइड करती है, मतलब घर बनाने के लिए। तो ऐसी एक कंपनी है जो दोस्तों, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम अब खरीदेंगे तो आफ्टर इलेक्शन ये ग्रो होने के काफी चांसेस है, और ये एक मतलब अच्छा पोटेंशियल रखती है। तो मैं जिस कंपनी की आज बात करना चाहता हूँ दोस्तों, उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया। ये कंपनी अगर आप टेक्निकल लेवल पे देखें तो इस कंपनी ने का जो रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है काफी अच्छा है। इसका स्टॉक का PE रेशियो, प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो भी काफी अच्छा है, 27.2 है। ये कंपनी इसका अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखें आप, तो ये लगातार बढ़ रहा था। हालांकि मार्च में आपको जैसे पता है कि फाइनेंस सेक्टर डूबा था काफी, मतलब क्रैश आया था मार्च में, तो ये कंपनी भी, इसकी भी शेयर्स नीचे गए थे, और अभी ये वापस ग्रो होना शुरू हुआ था, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी चल रही है, इतना कुछ हो रहा है, वॉर की आसार है, इस वजह से ये थोड़ा डावाडोल है, थोड़ा सा नीचे है। इस कंपनी का अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो कंपनी का जो डेप्थ है वो रिड्यूस हुआ है, कंपनी के सेल्स ग्रोथ बढ़े हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं। बट एक जो इसका जो मेजर मुझे कौन लगता है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग गिराई है और स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। ये दोनों चीजें स्टॉक को लेके थोड़ा सा कंसर्निंग है। हालांकि अगर आप इसको पीयर के साथ अगर कंपेयर करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस जो है, इनकी जो ROC है वो सब वन ऑफ द बेस्ट है, इनका जो प्रॉफिट है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। तो ओवरऑल इनके क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो इनका प्रॉफिट बढ़ता रहा है, राइट। अगर मैं इसका थोड़ा सा ये रिकमेंडेशन देखूं तो मोतीलाल ओसवाल एक लीडिंग ब्रोकेज हाउस है, जिन्होंने रिकमेंड किया था जनवरी में कि इस स्टॉक को हम खरीदे 1180 पे, और अभी ये स्टॉक है 880 रुपीज पे। तो आप कह सकते हैं इसमें भी आपको 20-25% तक का प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप आज खरीदते हैं। बट दोस्तों मैं बस ये कह रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ना होगा। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह के ये चीज़ें बढ़ेंगी और गवर्नमेंट ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग लाएगा, तो इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ग्रोथ आएंगी, इस तरह की कंपनीज ज़्यादा ग्रो कर पाएंगी। तो ये आप एक कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और लीडिंग ब्रोकेज हाउस है निर्मल बैंक, जिन्होंने आवास और होम फर्स्ट फाइनेंस को रिकमेंड किया था रिसेंटली 18 अप्रैल, राइट। तो ये उस हिसाब से भी एक मतलब रिकमेंडेड स्टॉक है, जो कि लीडिंग ब्रोकेज हाउस भी रिकमेंड कर रहे हैं, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब मैं बोलूँगा एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल। अगर आप उस तरह का सोच के चल रहे हैं तो ये स्टॉक एक बढ़िया स्टॉक है जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस मेरा यही रिकमेंडेशन था आज का दोस्तों। आप अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू।